हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। तो आप लोगों को पता है यहाँ पे अपन लोग चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं मैथ्स में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 10 तक अपन लोगों ने कर लिया है। और क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या है आपके बेटा, ट्रू और फॉल्स हैं, कुछ ट्रू फॉल्स हैं जो कि अपन लोगों को करने हैं। और आई थिंक ये तो आप घर पे वैसे भी कर सकते हो। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जस्टिफाई और आंसर। जस्टिफाई और आंसर मतलब जो आंसर आप कर रहे हैं उसको जस्टिफाई भी आपको करना है। तो जैसे कि बिना टाइम गवाए हुए मैं पहला क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। क्या बोला है? द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। मतलब बोला क्या गया है कि 10a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। ओके, अब हम जानते हैं बेटा 10a क्या होता है। 10a होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही होता है 10a। 10a का फॉर्मूला अपन लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। सो अगर इसमें बेटा देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है बेटा p अपॉन बी। तो जब p अपॉन बी बेटा p बड़ा होगा और b छोटा होगा। अगर p बड़ा है और b छोटा है, when p is greater than b, तो बेटा बता दो 10a जो आएगा, 10a क्या है? p अपॉन b है। और जब p अगर बड़ा है b छोटा है, b छोटा नंबर है, तो ये हमेशा 1 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? बता दो इस कंडीशन में। जब p बड़ा होगा, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो बेटा डिवाइड देने पे हमेशा 1 से बड़ा आएगा। और इन्होंने बोला है ऑलवेज लेस देन 1, तो ऐसा गलत हो गया। लेस देन 1 कब होगा? जब बेटा सेकंड कंडीशन बनेगी जब b बड़ा होगा और p छोटा होगा, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा, तो उस कंडीशन में जो ये p अपॉन b आएगा बेटा वो आएगा लेस देन 1। तो अगर ये कंडीशन बनती है तो बेटा 1 से छोटा आएगा, ये वाली कंडीशन बनती है तो 1 से बड़ा आएगा। मतलब 1 से छोटी वैल्यू भी हो सकती है 10a की और 1 से बड़ी भी हो सकती है। लेकिन इन्होंने केवल बोला है कि ऑलवेज लेस देन 1, तो वो गलत हो गया। बिकॉज इट मे बी लेस देन 1 और मे बी ग्रेटर देन 1, ओके, एंड मे बी इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 कब हो जाएगा? जब तीसरा केस बन जाएगा व्हेन p इक्वल हो जाएगा b के। p क्या हो जाएगा बेटा? b के इक्वल हो जाएगा। तो 10a इक्वल p अपॉन b होता है और p इक्वल है b के, तो एक दूसरे को कैंसिल करके क्या बन जाएगा बेटा? 1। क्लियर बात है। तो 10a की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ऐसा का। सेकेंड क्वेश्चन, sec a इक्वल टू 12 अपॉन a फॉर सम एंगल ऑफ a। देखो sec a क्या 12 अपॉन 5 हो सकता है? देखो क्या बोला है, sec a इक्वल हो सकता है 12 अपॉन 5 फॉर सम एंगल ऑफ a, किसी a एंगल के लिए। तो अपन जानते हैं sec a क्या होता है बेटा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है sec a। और आपको पता है हाइपोटेनस हमेशा बड़ी होती है बेस से। तो यहाँ पे दिख रहा है हाइपोटेनस कितनी है बेटा? इस वाले के अकॉर्डिंग सेकंड में अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो हाइपोटेनस यानी कि h की वैल्यू कितनी है बेटा? 12 और बेस की वैल्यू कितनी है बेटा? 5। और हाइपोटेनस तो सबसे बड़ी साइड होती है तो वो बड़ी है बेटा बेस से। तो ये कंडीशन सही है कि sec a की वैल्यू किसी एक एंगल a के लिए 12 अपॉन 5 हो सकती है। अगर इसका उन्होंने उल्टा बोला होता 5 अपॉन 12, क्या बोला होता? 5 अपॉन 12, तो बेटा sec a क्या होता? हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस उस कंडीशन में हो जाती 5 और बेस हो जाता बेटा कितना? 12। तो हाइपोटेनस छोटी हो जाती। और आपको पता है हाइपोटेनस कभी भी छोटी नहीं होती राइट एंगल ट्रायंगल में। अपन ने 9th क्लास में एक थ्योरम भी पढ़ी थी कि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर बात है। तो ये हो गया अपना ट्रू। अब क्या बोला? cot a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। नहीं बेटा, cot a किसके लिए यूज किया जाता है? cot टेंजेंट के लिए, कोटेंजेंट, है ना। जो इसका फुल फॉर्म है cot a का फुल फॉर्म क्या है? कोटेंजेंट, है ना। कोटेंजेंट इसका फुल फॉर्म होता है, ना कि कोसेकेंट। कोसेकेंट कॉसेक का होता है। कोसेकेंट किसका होता है? कॉसेक का। cot a इज अ प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। क्या cot a का मतलब ये होता है कि cot और a का मल्टीप्लाई? अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है cot a तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ये है क्या कि cot a मल्टीप्लाई cot मल्टीप्लाई a? नहीं बेटा, इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पे cot क्या बेटा? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और a क्या उसका एंगल है। तो cot a का मतलब है, ये बिल्कुल नहीं है कि cot का मल्टीप्लाई कर रहे हैं a से। थोड़ा सा दिखाई देने में दिक्कत आ रही है मेरे को लग रहा है,
तो सिंपल सी बात है, ये तो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कॉट क्या है बेटा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ए उसका एंगल है। इसका मतलब ये नहीं होता कि कॉट का मल्टीप्लाई हो रहा है ए में, ओके। इसका मतलब ये होता है कि कॉट का एंगल है ए। क्लियर बात है। साइन थीटा इक्वल 4/3 हो सकता है क्या, देखो साइन थीटा इक्वल दिया 4/3 और अपन को पता है साइन क्या होता है, थीटा यहाँ पे एंगल का काम कर रहा है। साइन क्या होता है बेटा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, होता है कि नहीं होता। और हाइपोटेनस जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए परपेंडिकुलर से। और अगर इस कंडीशन में देखूं तो परपेंडिकुलर आ रहा है 4, हाइपोटेनस आ रही है 3, तो यहाँ पे बेटा परपेंडिकुलर बड़ा है हाइपोटेनस से, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। कभी भी बेटा हाइपोटेनस छोटा नहीं होगा। अभी अभी मैंने ये वाली बात बताई थी कि हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड इन एन राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल जब बनता है बेटा इस तरीके से, तो ये जो आपकी 90 डिग्री के सामने वाली ये तिरछी वाली साइड होती है हाइपोटेनस, ये सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये कभी भी छोटी नहीं हो सकती। लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनस 3 है, तो यानी कि हाइपोटेनस छोटी होगी, परपेंडिकुलर बड़ी होगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सो दिस इज फॉल्स। क्लियर बात है। तो इसमें क्या हुआ, अगर मैं सबका एक बार में बोलूं तो पहला वाला आपका फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तीसरा वाला फॉल्स है, चौथा वाला भी फॉल्स है और पांचवा वाला भी फॉल्स है। क्लियर बात है। केवल सेकंड वाला ट्रू है और बाकी सारे क्या है, कॉस ए बोला है बेटा, कॉस ए बोला था उसने थर्ड वाले में, मैं कॉट ए पढ़ रहा था, कॉस ए बोला है थर्ड वाले में, है ना। जो ट्रू फॉल्स है ना उसमें थर्ड वाले में क्या बोला बेटा, कॉस ए। तो कॉस होता है कॉसाइन का, ना कि कॉसेकेंट का, वो भी गलत है, फिर भी वो फॉल्स है, ठीक है। चलिए, तो केवल इसमें सेकंड वाला जो है वो सही है, बाकी सारे फॉल्स हो जाएंगे। क्लियर बात है। चलिए, तो यहाँ तक की बात हमारी हो गई। अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज 8.2, और 8.2 पर जाने से पहले कुछ एंगल हमें पहले से पता होना चाहिए। तो इसके लिए एक टेबल बन जाती है आपकी, जो कि आपको याद होनी चाहिए। मैं बनाकर बता देता हूँ कैसे बनती है, और वो टेबल आपको पूरी याद करनी है। याद कैसे होगी सर, आप लोगों को टेबल दिख रही होगी पहले तो 8.1 पेज नंबर 185 पर, पहले तो वो टेबल देख लें तो देखकर समझ में आएगा कुछ। यहाँ पे बेटा कुछ एंगल ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, ये वैल्यू निकाली गई है बेटा कैलकुलेशन कर कर, है ना। यहाँ पे अपन निकालना तो नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट उन वैल्यूज को याद आपको करना है, ठीक है। निकालना किसी को सीखना हो तो मुझे बताना, है ना, मैं उसको पर्सनली बता दूंगा कैसे निकली है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस टेबल में बेटा एक तरफ तो एंगल ए दिया गया है और दूसरी तरफ एंगल ए का मेजरमेंट दिया है कि एंगल ए हो सकता है कि 0 डिग्री हो, एंगल ए हो सकता है 30 डिग्री हो, एंगल ए हो सकता है 45 डिग्री हो, एंगल ए हो सकता है 60 डिग्री हो और एंगल ए हो सकता है 90 डिग्री हो। ये कुछ 5 वैल्यू होती हैं जो पहले से प्री डिफाइन होती हैं, ठीक है। अगर इन पर हम टिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखें, किसको देखें बेटा, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। ये तो एंगल ए है इस तरफ, अब नीचे क्या देख रहे हैं, टिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। टिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं, सबको पता है बेटा। यहाँ पे आ जाएगा साइन ए, तो 6 में से केवल आपको तो 1 निकालना है, उसके बाद तो काम हो जाएगा। देखो बेटा, साइन निकालना है केवल। साइन कैसे निकालेंगे बेटा, साइन को वैसे तो डायरेक्ट याद कर लो, वरना फिर मैं निकालने का थोड़ा तरीका बता देता हूँ। जैसे कि साइन को ऐसा माना जाता है रूट के अंदर 0/4, जब 0 के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, 0 के लिए, तो 0/4 क्या आएगा बेटा, 0 ही आएगा। ये दूसरी वैल्यू है बेटा, ये पहली वैल्यू थी 0, ये दूसरी वैल्यू 1, तो इसमें 1/2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आती है 1/4 हो जाएगा, सॉरी 1/4, तो 1 तो 1 रहेगा और अपॉन में 2 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू के लिए क्या हो जाता है बेटा 2/4, तो 2/4, 2 से 4 कट जाएगा तो 1/√2 बचेगा। क्या बचेगा 1/√2। इसी तरह यहाँ पे हो जाती है बेटा 3 आएगा। देखो पहले वाले के लिए क्या था बेटा 0/4, फिर 1/4, फिर 2/4 रूट के अंदर, फिर क्या था बेटा 3/4 आएगा। अब क्या आएगा बेटा 3/4, तो बेटा √3 तो अंदर रह जाएगा और 2 नीचे निकल कर आ जाएगा। इसी तरह ये हो जाएगा बेटा रूट के अंदर 4/4, जिसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 1। क्लियर बात है। तो ये आपकी 6 वैल्यूज निकल कर आ गई, किसकी, साइन की। किसकी आ गई बेटा, साइन की। ओके, तो साइन की ये वैल्यूज अपन को याद रखनी है। क्या याद रखना है सर,
कि बेटा साइन जीरो कितना होता है बेटा, जीरो। देखो सिंपल याद हो रहा है, साइन अगर जीरो की वैल्यू निकाली, देखो यहाँ से ऐसे मैच करते हैं क्रॉस में, किसे, क्रॉस में। जैसे कि यहाँ से अपन चले साइन, तो साइन में पहले ब्लॉक पर पहुंचे और पहला ब्लॉक क्या है बेटा, जीरो के लिए, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो। इसी तरह साइन अगर दूसरे ब्लॉक पर आए, यानी कि 30 है ना दूसरे ब्लॉक में, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 30 कितना हो गया, 1/2। आ गया बेटा समझ में। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, यहाँ से ऐसे क्रॉस में चलते हुए अपन वैल्यूज़ को निकालते हैं। जैसे कि ये साइन के लिए है तो पहला ब्लॉक जीरो के लिए, दूसरा ब्लॉक 30 के लिए, तो साइन 30। अगर साइन 90 की बात की जाए तो अपन साइन वाली रो में देखेंगे और कहाँ जाएंगे बेटा, 90 पे। तो साइन 90 आपको दिख रहा होगा 1, साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। क्लियर बात है। तो ये साइन की वैल्यू आपको अच्छे से याद रखनी है, याद हो भी गई होंगी आई थिंक, क्योंकि देखो सीधे याद कर लो, साइन जीरो जीरो ही रहता है और साइन 90 होता है 1। पहले तो ये दो याद करो, साइन जीरो जीरो, साइन 90 1। ठीक है, साइन 30 कितना होगा बेटा, 1/2, और 45 कितना होगा, 1/√2। ठीक है, और साइन 60 कितना होगा, √3/2। अब अगर हम बात करें कॉस की, किसकी बात करें बेटा, कॉस की, तो कॉस क्या हो जाता है, जो बेटा साइन की वैल्यू जीरो पर है, जो साइन की वैल्यू जीरो पर है, वो कॉस की वैल्यू होगी बेटा 90 पर। वो कॉस की वैल्यू कहां पे होगी, 90 पर। अब वो बेटा था, इससे समझ में आ गया होगा कि जो साइन की वैल्यू बेटा कहां पे 90 पर है, वो कॉस की वैल्यू होगी जीरो पर। तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा बता दो बेटा, वहां से उल्टा चलते हुए आ जाएगा 1। इसी तरह जो साइन की वैल्यू बेटा है 60 पर, साइन 60 जितना होता है उतना ही क्या होगा, कॉस 30 हो जाएगा, कॉस 30। इसी तरह बेटा साइन 45 जितना होता है बेटा, वो तो कॉस 45 बराबर ही है। देखो यहां से चल रहे हैं, तो यहां से 60 तो आ गया था 30 की प्लेस पे, और 45 की प्लेस पर ही रहेगा। तो 45 पर साइन और कॉस दोनों बराबर होते हैं 1/√2। बात करें अब देखो, अगर 60 के लिए देखेंगे तो किसके बराबर होगा, 30 के बराबर, तो 1/2 आ जाएगा। तो आ गई कॉस की वैल्यू बेटा, है ना। यानी कि कॉस और साइन आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। जैसे कि 60 वाला पेयर बनाता है 30 वाले के साथ, 30 वाला पेयर बनाएगा 60 वाले के साथ, और 45 तो 45 दोनों का सेम रहता है। जीरो वाला पेयर बनाएगा किसके साथ, 90 वाले के साथ, है ना, और आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं वैल्यूज को। अब बात करें tan की, तो tan आप जानते हो, tan a की वैल्यू क्या है, ये आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। देखो tan की सिंपल कैसे याद करेंगे बेटा, tan की सबसे पहले याद कर लो 45 में, tan 45 होता है 1, tan 45 होता है 1, tan 45 वैल्यू निकालोगे तो आएगा 1। ठीक है, ये याद करो पहले तो। ठीक है, उसके बाद बेटा सिंपल वैल्यू tan 0 होता है बेटा 0। ठीक है, उसके बाद और सिंपल वैल्यू tan 90 बेटा डिफाइन ही नहीं होता, नॉट डिफाइन रहता है, तो tan 90 आपको याद ही नहीं करनी, tan 90 क्या है, नॉट डिफाइन। उसके बाद बात करें tan 30 कितना होगा, tan 30 बेटा हो जाएगा √3, और tan 30 हो जाएगा बेटा 1/√3, और tan 60 हो जाएगा बेटा √3। क्लियर बात है। अब बेटा देखो cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है, cot क्या होता है, tan का उल्टा। अब तो बेटा तीन जो रचे बेटा, ये तीन मैन हैं, जैसे साइन कॉस और tan, साइन कॉस और tan। उसके बाद तो बाकी जो तीन बचे वो इन तीनों के ही उल्टे होते हैं, पता है ना बेटा। tan का उल्टा होता है cot, sec, cos का उल्टा होता है sec, और sin का उल्टा होता है cosec। ठीक है, तो इनको लिख देंगे, मैं लाइन से लिख रहा हूँ, tan का उल्टा cot, तो tan का उल्टा cot, तो बेटा 0 का उल्टा करेंगे यानी कि रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बनेगा कि नहीं, 1/0, और 1/0 क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइन। ठीक है बेटा, इसी तरह 1/√3 का उल्टा करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा √3, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे 1/√3, और ये नॉट डिफाइन है, ये बन जाएगा 0। तो देखो बेटा cot आ गया निकल के। अब cot क्या हो गया, बिल्कुल tan का उल्टा। देखो tan 0 0 होता है, तो cot 90 0 है। tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो cot 60 है 1/√3। ठीक है, और 45 पे दोनों सेम है। ठीक है, जिस तरह साइन और cos भी 45 पे सेम होते हैं, 1/√2, याद है सिंपल। अब बेटा अगले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। cos का उल्टा कौन होता है बेटा, sec, तो cos का उल्टा लिखा sec। अब sec क्या होगा, इसका उल्टा देखो 1 का उल्टा करेंगे तो बेटा 1 ही रहेगा, और √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा,
इसका 1/2 का उल्टा तो 2, और 0 का बेटा उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्लियर बात है। इसी तरह अब क्या बचा बेटा, कॉसेक। क्या बचा बेटा, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है बेटा, आपको पता है कॉसेक होता है बेटा किसका, साइन का उल्टा, है ना बेटा लाल, याद है ना। कॉसेक किसका उल्टा हुआ, साइन का। तो साइन वाले को उल्टा कर दो। अब साइन 0 कितना था बेटा, 0, तो बेटा 0 का उल्टा करोगे तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। साइन 30 कितना है बेटा, साइन 30 अपना 1/2, तो ये हो जाएगा उल्टा हो गया 2। साइन 45 है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2। साइन 60 है √3/t, तो ये हो जाएगा 2/√3, और ये 90 आ जाएगा कितना बेटा, 1। अगर थोड़ा सा हम लोग अपने दिमाग में लॉजिक लगाएं, क्या लगाएं बेटा, लॉजिक, एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड करें, तो ये वाली टेबल आप आसानी से बना सकते हो और याद भी कर सकते हो, है ना। साइन को इंटरकनेक्ट करो किससे, कॉस से। कैसे कनेक्ट करना है, जो साइन में बेटा 0 है वो कॉस में 90 बनेगा, है ना। तो इनका जब भी समेशन 90 होता है वो वैल्यू सेम होती है, समेशन 90। जैसे कि साइन 0 है तो 90 ही आएगा। इसी तरह साइन 30 किसके बराबर होगा, कॉस 60 के। तो ऐसे इंटर रिलेशन बनाते हैं, है ना। और 45 पे तो दोनों बराबर ही हैं, क्योंकि 45 + 45 90। क्लियर बात है। इसी तरह tan को याद कर लोगे तो कॉट अपने आप ही याद हो जाएगा, और सेक तो याद ही रहेगा, सेक पता क्या, कॉस का उल्टा, और कॉसेक क्या, साइन का उल्टा। तो ऐसे याद करना है, ठीक है, नोट कर लो, टेबल बना लेंगे अच्छे से। चलिए बेटा, तो आई होप कि आप लोगों ने बेटा ये अच्छे से थोड़ा सा नोट कर लिया होगा और रिवाइज कर रहे होंगे इसे। तो ऐसे कुछ नहीं है, जैसे कि मैंने बताया, इंटरकनेक्टेड करें अगर हम चीज़ों को आपस में तो आसानी से याद हो जाएगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो हो ही जाएगा। जैसे कि एक्सरसाइज 8.2 देखो, वहाँ पे पूरा इन्हीं का प्रैक्टिस है, देखिए निकालिए। देखेंगे बेटा 8.2 की अगर प्रैक्टिस करें अपन लोग तो देखिए क्या है एक्सरसाइज 8.2 में। सबसे पहला क्वेश्चन ही करते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सिंपल भी है और शुरुआत भी मेरे ख्याल से सिंपल से हो। बस यहाँ पे आपको नंबरों का कैलकुलेशन करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नंबरों का कैलकुलेशन, स्पेशली रूट वगैरह कैसे सॉल्व होते हैं उनका आना चाहिए। जैसे कि मैं बताऊँ, पहला क्वेश्चन है साइन 60 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30। साइन 60 मल्टीप्लाई बाय, या मल्टीप्लाई का साइन नहीं है तब भी अपन मल्टीप्लाई ही मानते हैं, कॉस 30 साथ में लिखा हुआ है ना, तो मतलब मल्टीप्लाई, प्लस साइन 30 कॉस 60। अब ये तो देखो बेटा अपना वही पेयर बना रहा है जो आपस में वैल्यू एक जैसी होती है। आपको पता है जो वैल्यू साइन 30 की होगी वही वैल्यू कॉस 30, सॉरी जो वैल्यू साइन 60 की होगी वही वैल्यू कॉस 30 की होगी। आपको पता है ना, अभी पढ़ा था अपन ने वो टेबल में। तो साइन 30 की वैल्यू अगर आप लोग याद है तो अच्छी बात है, √3/2, नहीं है तो अभी टेबल से देख सकते हो। और cos 30 अपना भी आ जाएगा कितना, ये भी होगा √3/2, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम। इसी तरह यहाँ पे भी पेयर बन रहा है साइन 30 cos 60, तो साइन 30 वही होता है 1/2, तो cos 60 भी हो जाएगा 1/2। अब बेटा इसको सॉल्व करें, √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो आएगा 3, और अपॉन में 2 का 2 से होगा तो 4। इसी तरह 1 का 1 से 1 और 2 का 2 से 4। तो एलसीएम लोगे अब दोनों का बेटा, क्योंकि ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है दोनों P/Q, तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, और ऊपर हो जाएगा 3 + 1, यानी कि 4/4, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, 1। तो ये तो बहुत सिंपल था, आसानी से सॉल्व करके हमारी वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 आ गई। क्लियर बात है, दिखाई दे रहा है, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब जो क्वेश्चन है बेटा P/Q वाले थोड़े से डेंजरस क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपन लोग करेंगे और देखेंगे कि कैसे उन्हें सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे अपन लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, cot 45, ये तो फिर भी छोटा है। क्वेश्चन नंबर 4 कर ले, बताओ। 3 तो फिर भी छोटा है, थोड़ा 4 करते हैं, उसमें मजा आ जाएगा आपको, है ना। 4 में क्या बेटा, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री और माइनस cosec 60 डिग्री, अपॉन में क्या है बेटा, अपॉन में sec 30 cos 60 cot 45, sec 30
cos 60 और cot 45। ठीक है, क्लियर बात है, ये अपन को वैल्यू दे रखी है। तो अगर आप इनको वैल्यूओं को पुट करना स्टार्ट करें तो देखिए ध्यान से, sin 30 आप लोगों को अगर याद है तो 1/2 प्लस tan 45 कितना होता है बेटा 1 होता है, प्लस cos x 60 माइनस का सॉरी माइनस cos x 60 तो कितना होता है cos x 60 क्या होगा, cos x किसका उल्टा होता है बेटा sin का, तो sin 60 कितना होता है बेटा √3/2, तो cos x 60 कितना हो जाएगा बेटा 2/√3 होगा कि नहीं। अब होल अपॉन में, क्योंकि होल अपॉन का साइन चल रहा है ना बेटा साथ में, तो क्या है sec 30, तो sec 30 की वैल्यू sec किसका उल्टा होता है बेटा cos का, तो cos 30 कितना होता है बेटा cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री होता है 1/2। ओके, cot 45 बेटा होता है 1। ठीक है, तो अब ये बन गया। अब इसको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है बेटा ऊपर भी p/q है, देखो p/q बन रहा है कि नहीं, देखो 1/2 प्लस 1 है, 1 के अपॉन में भी 1 मान लेंगे सॉल्व करने के लिए, ये 2/3। ठीक है, 2/√3। इसी तरह यहाँ पे 2/√3 1/2 और ये भी 1 के अपॉन में 1 मान लेंगे। तो क्या करेंगे बेटा, आपको पता है जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें p/q दिखे तो अपन क्या लेते हैं बेटा एलसीएम। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से करना, ऊपर वाला अलग सॉल्व होगा और नीचे वाला अलग सॉल्व होगा, क्लियर बात है। तो ऊपर वाले में देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है 2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर √3, तो बेटा अपन को जब एलसीएम समझ में ना आए तो मैंने क्या बताया था, दोनों को ले लो साथ में, 2 को भी ले लिया और √3 को भी। ठीक है, तो ये आ गया एलसीएम 2√3। ओके, उसके बाद आपको पता है बेटा क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, तो 2 से बेटा इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और √3 बचेगा, तो √3 का ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई 1 में, तो वैसे का वैसा प्लस 1। अब 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 के अपॉन में क्या मानेंगे 1, और 1 से बेटा 2√3 में डिवाइड करेंगे तो बेटा 2√3 रहेगा, तो ऊपर आ जाएगा 2√3 माइनस, यहाँ पे देखो √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो √3 कट जाएगा और क्या बचेगा 2, और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में, तो माइनस का 4। क्लियर बात है। अब ये बड़ा वाला डिवाइड का साइन, बड़ा वाला डिवाइड का साइन, अब नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो नीचे भी बेटा एलसीएम तो वही आएगा 2√3, सॉल्व करेंगे तो √3 से होगा √3 कट गया, यहाँ पे 4 प्लस √3 और ये आ जाएगा प्लस का 2√3। क्लियर बात है। तो अब अपन देखें बेटा, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे अगर पैसे तो मैं डायरेक्ट करता हूँ या फिर वैसे मैं पहले आपको ऐसे सिखा देता हूँ कि जब भी आपको ऐसा फॉर्म दिखे, देखो ऊपर भी बेटा p/q है और पूरा सॉल्व भी हो गया, एलसीएम ले लिया अपन ने, नीचे भी बेटा p/q है, ठीक है, और इसका भी अपन एलसीएम ले चुके हैं। तो अपन क्या करते हैं बेटा, ऊपर वाले को वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, नीचे वाला जो बड़ा डिवाइड का साइन है उसे कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में। देखो इस तरीके से कुछ ऊपर वाला क्या है, देखो थोड़ा सा सॉल्व भी हो रहा है, उसे कर लेते हैं। देखो ये क्या लिखा 1√3 और ये 2√3, तो कितना हो जाएगा बेटा, दोनों को जोड़ देंगे 3√3, आपस में सॉल्व हो जाएगा, माइनस का 4 बार नीचे 2/√3। अब बेटा ये जो डिवाइड का साइन है ना बड़ा वाला, ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा मल्टीप्लाई में, और नीचे वाला जो होता है उसका हो जाता है रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2√3 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे क्या है बेटा, देखो 4 प्लस क्या बेटा √3 प्लस 2√3, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, तो 1√3 प्लस 2√3 इसको बोलेंगे 3√3। क्लियर बात है। तो ये क्या बचा बेटा, ऊपर बचा 3√3 माइनस 4, नीचे क्या बच रहा है बेटा, नीचे क्या बच रहा है, इसको बेटा उल्टा करके लिख लो चलो, ताकि एक जैसा हो जाएगा, क्योंकि ये तो कट गया, देखो 2√3 से ये वाला 2√3 तो कट गया। अब इन दोनों को एक जैसा लिख लो, 3√3 पहले है तो 3√3 इसमें भी पहले लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, ये तो प्लस वाला है ना, तो ऐसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। अब आपको बेटा एक चीज सिखाई थी कि जब भी बेटा अपॉन में डिनोमिनेटर में रूट बने, तो 9th क्लास में क्या सीखा था, रैशनलाइजेशन। क्या सीखा था, रैशनलाइजेशन। जब भी अपॉन में रूट आए तो रैशनलाइजेशन कर देना है, रैशनलाइजेशन करना आता है ना, याद है कि नहीं है बताओ। तो बेटा इसका रैशनलाइजेशन करूंगा तो देखो कैसे करते हैं, ये जो नंबर है उसे वैसे का वैसा लिखेंगे। अब नीचे वाला जो नंबर होता है उसका ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देते साइन को चेंज कर कर। तो नीचे नंबर क्या है बेटा, नीचे नंबर है 3√3, बीच में साइन है प्लस, तो साइन लगा देंगे -4, और इसका ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी। क्लियर है, ऐसे करते थे रैशनलाइजेशन, है ना, जो डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज कर कर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको यहां कर रहा हूं, देखो
अब देखो ऊपर तो दोनों सेम बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, या फिर सीधे अपन तो मल्टीप्लाई करेंगे। इनमें ब्रैकेट बेटा लगा लिया करो, क्या लगा लिया करो, ब्रैकेट लगा लिया करो, ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। सब में ब्रैकेट लगाया करो ध्यान से, ये मैं बार बार बोलता हूँ, करते नहीं है बच्चे, लेकिन ब्रैकेट लगा लिए तो इससे हमें समझ में आ गया कि इस वाले पूरे ऊपर वाले का क्या है 3√3 -4 और मल्टीप्लाई 3√3 -4 अपॉन में क्या है 3√3 + 4 मल्टीप्लाई 3√3 -4। ठीक है, तो बेटा देखो पहले 3√3 का 3√3 में होगा, क्या हो जाएगा, देखो 3√3 का 3√3 में, वैसे तो ये होल स्क्वायर भी बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा, होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। देखो ये भी 3√3 -4 और ये भी 3√3 -4, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा 3√3 -4 का होल स्क्वायर। और अपॉन में हमेशा एक फॉर्मूला बनता है, अपॉन में क्या होता है बेटा, हमेशा एक फॉर्मूला बनता है, कौन सा बेटा, क्योंकि अपन ने साइन चेंज किया था ना, अभी साइन चेंज किया था, तो उसकी वजह से देखो एक बार प्लस आ गया, एक बार माइनस आ गया, तो बेटा ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a + b a - b, क्या होता है बेटा, ये होता है बेटा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, याद है कि नहीं। तो अपॉन में हमेशा ये फॉर्मूला बनता है, जब भी रैशनलाइजेशन करते हैं तो यही फॉर्मूला बन जाता है। कौन सा फॉर्मूला बन जाता है बेटा, मैं साइड में लिख भी देता हूँ, दिखाई देगा, या फिर दिमाग में याद रखना, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग गया बेटा, a + b a - b, तो a² - b², याद होगा। अब देखो ऊपर क्या बन रहा है बेटा 3√3 -4 का होल स्क्वायर, यानी कि a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, मैंने बेटा देखो पूरा खोल कर लिखा है, डायरेक्ट नहीं किया है, a² + b² - 2ab हो जाएगा कि नहीं। अपन में देखो 3√3 का स्क्वायर करेंगे, तो जब भी इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो ये आ जाएगा बेटा 9 × 3 -4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 16, ऐसे भी बेटा 3√3 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 है ना, तो 9 × 3 इधर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 27 प्लस का ये 16 हो जाएगा माइनस, देखो बाहर वाले का बाहर मल्टीप्लाई होगा और रूट वाले का रूट में, तो रूट वाला तो कोई है नहीं, तो 2 × 3 6, 6 × 4 24 √3 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 9 × 3 27 - 16, ऊपर देखो 27 + 16 कितना हो जाएगा, 27 + 16 43 - 24 √3 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 27 - 16 कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 11 ओके। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 43 - का 24 √3 अपॉन में 11। ओके, नोट कर लें।